हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द एम्ब्रेल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं सुमित कुमार। आज हम लोग जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो कि खास करके बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी और बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यह विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एलपीजी का मुख्य संघटक क्या है। एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यह अर्थव्यवस्था वाला लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन नहीं है। यह लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का पूछ रहा है कि संगठक क्या है। तो पहला ऑप्शन है आपके पास प्रोपेन, फिर है ब्यूटेन, फिर है प्रोपेन तथा ब्यूटेन और चौथा है मिथाइल मरकेप्टन। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा आपका सी, प्रोपेन और ब्यूटेन। ये इसका मुख्य संगठक होता है। अगर आप प्रोपेन की बात करें तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो C3H8 होता है, यानी यह एक एल्केन का प्रारूप है। ब्यूटेन का अगर आप फॉर्मूला देखिएगा तो C4H10 होता है। यानी प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों को मिला दिया जाए तो ये मुख्य संगठक हो जाता है किसका, एलपीजी का। जबकि यहाँ पे आप जो मिथाइल मरकेप्टन देख रहे हैं तो यह गंध के रूप में मिलाया जाता है एलपीजी में, ताकि अगर कहीं गैस लीक हो रहा हो तो बहुत जल्द पता चल जाए। काफी तीखा गंध होता है, जितना रिलीज नहीं होता है गैस उससे ज्यादा तो ये महकता है यहाँ पे, तो गंध के लिए मिलाया जाता है। यहाँ तक हम आपको बताएं कि यह प्रोपेन C3H8 और C4H10 यह किसका रूप है, तो ध्यान देना होगा यह एल्केन का रूप है। और एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n प्लस 2, CnH2n प्लस 2। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि यह एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n प्लस 2। यानी अगर हम यहाँ पर n बराबर अगर 2 वैल्यू रखते हैं तो C2H2 इंटू 2 प्लस 2, यानी C2H2 इंटू 2 4 हो जाएगा और प्लस 2 6, C2H6। यानी कार्बन की संख्या जितनी होती है उसके दोगुने से दो अधिक हाइड्रोजन की संख्या होती है। इसे हम जानते हैं किस नाम से, एल्केन के नाम से। ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं कि सिगरेट लाइटर से कौन सी गैस निकलती है। सिगरेट लाइटर से कौन सी गैस निकलती है। पहला ऑप्शन है प्रोपेन, दूसरा है ब्यूटेन, तीसरा है मीथेन और चौथा है इथेन। अगर सबसे पहले सबके फॉर्मूला की बात करें तो प्रोपेन का अभी अभी हम बताएं कि C3H8, 3 दूना का 6, 2 8। ब्यूटेन का आप बताइए C4 हो जाएगा तो H कितना होगा, 4 दूना 8, 2 10, यानी H10। और अगर मीथेन की बात करें तो मीथेन में कार्बन एक होता है तो हाइड्रोजन हो जाएगा आपका 4, जिसे मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे है इथेन, इथेन में कार्बन होता है 2 तो हाइड्रोजन हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 6, यानी हाइड्रोजन 6। अब आंसर इसका क्या होगा कि सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस निकलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ब्यूटेन। ब्यूटेन गैस जो है वो सिगरेट लाइटर में भरी जाती है जो कि ज्वलनशील गैस है। तीसरा प्रश्न आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, तो थोड़ा सा हम इस क्वेश्चन को ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से दिखाई दे। क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा किसके कारण होती है। पहला ऑप्शन है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और चौथा है SO2 तथा NO2 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो सही आंसर हमको लगता है आप लोग बना चुके होंगे। इसका आंसर होगा SO2 तथा NO2 दोनों को मिला करके अगर देखा जाए तो। अच्छा, यहाँ पे जो बी वाला ऑप्शन है CO2, इसके बढ़ने के कारण क्या होता है। यदि वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ जाए, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए तो ग्लोबल वार्मिंग होता है ना। यानी जो वैश्विक तापन देखा जाए पूरे ब्रह्मांड में धीरे धीरे तापमान में वृद्धि होने लगती है, जिससे ग्लेशियर पिघलने लगेगा और नदियों में पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे बाढ़ आने की संभावना हो सकती है। तो ध्यान रखना है CO2 बढ़ने से इसका क्वालिटी है कि वायुमंडल में तापमान क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। जबकि अम्ल वर्षा जो है वो SO2 और NO2 के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा क्या है। संश्लिष्ट सिंथेटिक जिसको बोलते हैं, मानव निर्मित, ठीक है, आर्टिफिशियल। तो पहला ऑप्शन है रेयान, तीसरा दूसरा है नायलॉन, तीसरा है दोनों या फिर डी कोई नहीं।
देखिए रेयान और नायलॉन दोनों ही सिंथेटिक रेशा है, सिंथेटिक फाइबर है, बट इसमें से कह रहा है कि पहला रेशा कौन सा है जो पहला बनाया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा बी नायलॉन। नायलॉन का अगर आप स्पेलिंग देखिएगा तो NILON होता है, तो NY से जो है ये हो गया आपका न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, और LON से हो गया आपका लंदन, यानी न्यूयॉर्क और लंदन दो देशों ने मिल करके नायलॉन का निर्माण किया, और हम कह सकते हैं कि ये मानव द्वारा पहला क्या है, संश्लेषित रेशा है। रेयॉन भी एक क्या है, संश्लेषित रेशा ही है, बट ये पहला नहीं। तो पहला संश्लेषित रेशा क्या है, नायलॉन, और यह एक प्रकार का बहुलक है। क्या है, बहुलक। तो बहुलक किसे कहते हैं, तो कई सारे एकलक से मिल करके बहुलक का निर्माण होता है। जैसे आप लोग सुने होंगे कि भाई जो प्राकृतिक रबर है वो किसका बहुलक है, तो आइसोप्रीन का। आइसोप्रीन के मिलने से प्राकृतिक रबर का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जीवाश्मों का उम्र किस विधि के द्वारा ज्ञात किया जाता है। देखिए दो प्रकार की चीजें होती हैं, एक जीवाश्मों का उम्र और एक चट्टानों का उम्र, तो दोनों का जवाब अलग अलग होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे जीवाश्मों का उम्र किस विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। पहला है रेडियो कार्बन डेटिंग से, दूसरा है यूरेनियम डेटिंग से, तीसरा है प्लेटिनियम डेटिंग से, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो अभी तक आप लोग आंसर दे दिए होंगे, इसका आंसर होगा रेडियो कार्बन डेटिंग से। रेडियो कार्बन डेटिंग में देखा जाए तो इसमें कार्बन के समस्थानिक का इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन के समस्थानिक, और कार्बन के समस्थानिक क्या है, एक होता है C6H12 और एक होता है C6H14। तो इसमें से अगर आयु ज्ञात करने की बात की जाए तो इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं 6C14 का। ये जो नीचे नंबर है ये परमाणु संख्या को दर्शाता है, और ये जो नंबर है ये परमाणु द्रव्यमान को दर्शाता है, यानी कार्बन का परमाणु संख्या 6 और द्रव्यमान संख्या 14, ये समस्थानिक है। तो इसका इस्तेमाल जो है रेडियो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, तो जीवाश्मों का उम्र पता करने के लिए। जबकि चट्टानों का उम्र पता करना हो तो यूरेनियम डेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए फिर आगे हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, अगला प्रश्न है कि पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। पुरानी चट्टान, लीजिए चट्टान आ ही गया क्वेश्चन, अगला प्रश्न। तो ऑप्शन है रेडियो कार्बन डेटिंग, दूसरा यूरेनियम, तीसरा प्लेटिनियम और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो अभी अभी हम बात की कि जीवाश्मों का आयु ज्ञात करना हो तो कार्बन डेटिंग के माध्यम से, चट्टानों का आयु ज्ञात करना हो तो उसमें आपको यूरेनियम डेटिंग के माध्यम से ज्ञात करना होता है, यानी आपका आंसर हो जाएगा बी, यूरेनियम डेटिंग विधि। यूरेनियम का संकेत होता है U, इसका परमाणु संख्या होता है 92, और एक होता है 235, और एक होता है यूरेनियम 92 238। तो एक 235 है, एक 238 है, दोनों का इस्तेमाल अलग अलग है, ध्यान रखना है। जो यूरेनियम 238 है ये यूरेनियम डेटिंग विधि में इसका इस्तेमाल करते हैं, जबकि यूरेनियम 92 235 है यह एक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रखना है। तो दोनों का काम अलग अलग है। ये चूंकि दोनों समस्थानिक है, समस्थानिक का मतलब होता है कि वैसे तत्व जिनका परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो उसे समस्थानिक कहते हैं। तो यूरेनियम के दो समस्थानिक दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, 92 यूरेनियम 235, 92 यूरेनियम 238। तो यूरेनियम डेटिंग में जो है वह किसका इस्तेमाल करते हैं, 92 यूरेनियम 238 का, इस बात का ख्याल आपको रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि शहद का मुख्य घटक क्या है। मुख्य घटक मतलब शहद में किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। तो ऑप्शन है आपके पास माल्टोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज और सेलुलोज। ये चारों के चारों जो है कार्बोहाइड्रेट हैं। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से पाया जाता है। तो अगर देखा जाए शहद की बात करें तो सबसे जो मीठा वाला होता है ना कार्बोहाइड्रेट, यानी फ्रक्टोज, फ्रक्टोज सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट है, यही पाया जाता है शहद में। क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, आप देखिएगा कि फलों का मीठा स्वाद किसके कारण होता है, तो फलों का मीठा स्वाद फ्रक्टोज के कारण होता है। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट के क्रम में आप देखिएगा तो सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट फ्रक्टोज ही है, और सबसे कम मीठा कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपको माल्टोज के रूप में मिलेगा।
ठीक है। जो ईख गन्ना होता है उसमें कौन सा, तो सुक्रोज पाया जाता है। जो पेड़ के छल्ले होते हैं, बाहरी जो कवर होता है, ठीक है, उसमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट, तो सेलुलोज। और सेलुलोज को जो है इंसान जल्दी पचा नहीं सकता है। इंसान में सेलुलोज पचाने वाला ग्रंथ पहले था, बट अब धीरे धीरे वो निष्क्रिय हो चुका है, जिसको अपेंडिक्स कहते हैं। उसको ऑपरेशन करके कभी कभी निकाल भी दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है। अच्छा, एक आर्टिफिशियल शुगर भी होता है, आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट भी होता है, इसका नाम साइक्रीन है। नाम सुनेंगे आप लोग, साइक्रीन। ये साइक्रीन जो है, ज्यादातर जो डायबिटीज वाले रोग मतलब रोगी होते हैं, जिनको शुगर हो चुका है, वो एक पिल्स चाय में डाल करके खाते हैं। यानी वो पिल्स जो है, मीठा तो लगेगा बट उसमें कैलोरी नहीं रहता है। जब कैलोरी नहीं रहेगा तो शुगर वाले रोगी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो ये साइक्रीन है, इसको आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि खाना को खराब होने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले खाना को खराब होने से बचाने के लिए जो पदार्थ होता है उसे परिरक्षक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परिरक्षक। ठीक है, प्रिजर्वेटिव्स इंग्लिश में बोलते हैं। इसमें ऑप्शन है आपका एसिटिलीन, बेंजोइक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सीधा सीधा आंसर आपका क्या हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल का इस्तेमाल खाना खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है। अच्छा, एक और है एक्स्ट्रा जो इस ऑप्शन में नहीं है, हम आपको बता देते हैं। उसका नाम है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट। तो सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल जो है वह किया जाता है खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाने के लिए। तो ये भी ध्यान रखना है कि खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाने के लिए जिस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है उस पदार्थ को क्या कहते हैं। तो ध्यान रखना है, परिरक्षक, प्रिजर्वेटिव्स कहा जाता है। और बहुत सारे ऐसे हैं, विटामिन सी भी बचाता है, कितने सारे अम्ल ऐसे हैं वो बचाते हैं, नींबू का भी इस्तेमाल हम लोग करते ही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जल में विलय विटामिन कौन कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है विटामिन बी और सी, दूसरा है विटामिन सी और डी, तीसरा है ए और सी, चौथा है बी और डी। तो ध्यान रखिएगा, जो जल में घुलनशील विटामिन है वह है आपका बी और सी, और जो वसा में घुलनशील विटामिन है वह है एडक। आप बोल सकते हैं एडक। एडक मतलब ADEK। तो जल में घुलनशील पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट, बी और सी। अच्छा देखिएगा, ऐसे ही क्या होता है कि जो व्यक्ति ज़्यादा शराब पीते हैं उनका किडनी खराब हो जाता है, और किडनी खराब होने की वजह से हमारे शरीर में जो विटामिन बी है और विटामिन सी है वो जल में घुल जाता है, और उनका किडनी खराब है इसलिए मूत्र उनका ज़्यादा होता है, पेशाब वो लोग ज़्यादा करते हैं, तो उस पेशाब के साथ साथ विटामिन बी और सी भी निकल जाता है। तो जो ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं, जिनका SGPT का लेवल बढ़ा होता है, उनके अंदर विटामिन बी और विटामिन सी की कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो जल में क्या है, घुलनशील है, पेशाब के माध्यम से वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन विटामिन वसा में घुलनशील है। देखिए ये भी आ ही गया, अभी तो हम लोग बात की है वसा में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील है ADEK। तो ए घुलनशील है, ई भी घुलनशील है, के भी घुलनशील है, और चलिए हम लोग चौथा भी ले लेते हैं, डी भी घुलनशील है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त तीनों। अच्छा, विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है, पाया नहीं जाता है। सूर्य का प्रकाश जब हमारे स्किन पे लगता है तो हमारे अंदर विटामिन डी का फॉर्मेशन होने लगता है, इसलिए सामान्यतः हम लोग कहते हैं कि सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। एक्चुअली पाया नहीं जाता है। विटामिन डी जैसे ही हमारे स्किन पे पड़ेगा हमारे अंदर विटामिन डी का निर्माण होने लगेगा। जैसे ही प्रकाश पड़ेगा विटामिन डी बनने लगता है। प्रकाश में विटामिन डी नहीं होता है, जब प्रकाश हमारे स्किन के ऊपर पड़ेगा तो विटामिन डी बनने लगता है हमारे शरीर के अंदर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है। बहुत फेमस क्वेश्चन, बार बार पूछते रहता है एग्जाम में। ऑप्शन है आपका अपकेंद्री बल के कारण, अभिकेंद्री बल के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, कोणीय वेग के कारण। तो नॉर्मली इसका आंसर आप लोग भी जानते होंगे, अभी तक बता भी दिए होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण आप लोग ये भी देखते होंगे कि जो पतली सी सुई है पानी में तैरते रहती है, पृष्ठ तनाव के कारण। जबकि यहाँ पे देखिएगा एक है अभिकेंद्र बल के कारण। अभिकेंद्र बल क्या होता है, सामान्यतः जब हम साइकिल या मोटरसाइकिल चलाते हैं, जब किसी घुमावदार सड़क पे जाते हैं तो हमारा झुकाव
केंद्र की तरफ हो जाता है तो अभी केंद्र बल है। अब केंद्र बल वो केंद्र से बाहर की ओर लगता है। अब केंद्र के बल के कारण जो है वॉशिंग मशीन में देखिएगा कपड़े साफ हो जाते हैं, अब केंद्र बल। दूध से मक्खन, अब केंद्र बल। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न ये लास्ट प्रश्न है जो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, जरूर बताइएगा। क्वेश्चन है, मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के कारण लुप्त हो जाता है? बताइए कौन व्यक्ति नहीं चाहता है कि भाई बुढ़ापा किस ग्रंथि के कारण लुप्त हो जाता है, लुप्त हो जाने का कारण आ जाता है? तो पहला ऑप्शन है आपका एड्रिनल ग्रंथि, फिर है थायराइड ग्रंथि, फिर है थायरॉक्सिन ग्रंथि, फिर है थाइमस ग्रंथि। हमको तो इसका आंसर पता है, उत्तर पता है, लेकिन आप लोग जो है इसको अच्छे से देख लीजिए और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक इतना देर के लिए आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा और अगर अच्छा लगा हो तो जरूर इसको आप लोग शेयर कीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए हैं आप चैनल पे, इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।